हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है टर्म 1 में वो चैप्टर। वैसे तो 6 नंबर का कल भी हम लोग देखे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब 2 दिन में 6 नंबर कल और परसों देखे और आज 6 नंबर देखेंगे, तो टोटल इस 3 दिन में 12 नंबर का देख रहे हैं। मतलब कि इतना बेनिफिट तो कभी हुआ नहीं जितना इधर 3 दिन में हो गया। ट्रायंगल में सिर्फ 6 नंबर के लिए कितना दिन समय दिए थे? हमको लगता है 15 दिन तो लगभग गया ही होगा। तो 15 दिन में सिर्फ 6 नंबर और यहाँ 3 दिन में 12 नंबर वाला बात है, तो ज्यादा बेनिफिट है ना। कल 6 नंबर कल तक हो चुका है, अब आज 6 नंबर देखने वाले हैं और आज शायद हो भी जाएगा अगर थोड़ा जल्दी करे तो चैप्टर का नाम है, अब इसको तुम रियल नंबर बोलो, रेशनल इरेशनल नंबर बोलो, जो बोलना है बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन इसमें पढ़ना क्या क्या है उससे फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले इस सेमेस्टर में, यानी कि अभी तुम लोग को जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके हिसाब से थोड़ा आसान कर दिया है। 2 रीजन है उसका। पहला, सिलेबस थोड़ा घटा दिया है। पहले इक्विलिट्स डायलेमा हुआ करता था सिलेबस में, उसको अब हटा दिया है, ये पहला आसान किया है। और दूसरा आसान किया है कि तुमको अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिससे तुमको जो एक क्वेश्चन पूछता था कि √3 इज इरेशनल नंबर या फिर 3+√5 इज एन इरेशनल नंबर, या जो भी इस टाइप का नंबर पूछता था इरेशनल नंबर, अब वो पूछ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, कैसे पूछेगा। तो 2 तरीके से आसान किया, पहला तो सिलेबस ही घटा दिया और दूसरा ऑब्जेक्टिव करके जो हार्ड हुआ करता था क्वेश्चन वो पॉसिबिलिटी हटा दिया पूछने का। तो कुल मिलाकर के इसमें केवल 3 टॉपिक बचा है जो ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम लोग देखेंगे और आज ही खत्म हो जाएगा और आज ही तुम लोग कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि इस बार मैथ में 6 नंबर तो पक्का आ रहा है। हालांकि कल वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हालांकि कल वाला तो थोड़ा सा मुश्किल था सेक्शन फार्मूला, लेकिन उसके पहले जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे वो तो आसान था। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला मिलाकर के 6 नंबर का पूछेगा, जिसमें से कि कल जो पढ़े थे वो सेक्शन फार्मूला पढ़े थे और परसों कौन सा पढ़े थे? डिस्टेंस। टोटल 6 नंबर का, और आज अकेले सिर्फ कितना का पढ़ेंगे? 6 नंबर का। तो आज का क्लास उस हिसाब से, मतलब कि अभी तक का साल भर का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा उस हिसाब से, जिसमें कि कुछ बच्चा अब्सेंट भी है जो नहीं होना चाहिए था। खैर दिवाली का समय है, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे इसका नाम कुछ और हेडिंग है, लेकिन हम लोग इसको जो अपने भाषा में जो हम समझते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला हेडिंग है कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन। और दूसरा है कन्वर्टिंग इनटू टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 2 टॉपिक मेन है हम लोग का, इसी में जितना क्वेश्चन पूछेगा सो पूछेगा, मतलब इसके अलावा से कोई टॉपिक नहीं है। अब इसमें तुमको 2 टॉपिक कैसे है वो तुमको अगर बुक देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा, हेडिंग अलग अलग है, वैसे है दोनों एक ही में। मतलब अगर हम चाहे तो एक ही में पढ़ सकते हैं, जो कि पढ़ेंगे भी, लेकिन बुक में इसको अलग अलग 2 हेडिंग में दिया हुआ है। मतलब अगर तुमको कोई कहा कि हम 16 को 4x4 लिख सकते हैं और कोई दूसरा कहा कि हम 4x4 को 16 लिख सकते हैं, तो दोनों है तो अलग अलग बात, लेकिन क्या हम एक समझ के दोनों नहीं समझ सकते हैं? हो जाएगा ना, वैसे ही कुछ इसमें है। बुक में अलग अलग 2 हेडिंग दिया है, लेकिन हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे। और ये अलग से है कन्वर्टिंग इनटू टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये तो खैर देखना होगा। मतलब टोटल इसी 2 टॉपिक से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आसानी है उस हिसाब से तो देखा जाए तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस चैप्टर को और आसान बनाता है वो ये कि हम लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं इसमें से। जैसे रेशनल नंबर किसको कहते हैं ये जानते हैं, जैसे इरेशनल नंबर किसको कहते हैं ये भी जानते हैं, नेचुरल नंबर जानते हैं, एचसीएफ निकालना जानते हैं, एलसीएम निकालना जानते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में जो नहीं जानते हैं, बस सबको पढ़ना क्या है और पैटर्न क्या बनाना है जिससे हमको यहाँ का क्वेश्चन बनेगा, बस वो देखना है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये चैप्टर मेंटली भी प्रिपेयर हो जाओ कि आसान है प्रोबेबिलिटी के बाद। वैसे तो हमको पर्सनली सब देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन आसान लगा था, मतलब तुम्हारे हिसाब से बता रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं बता रहे, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट बता रहे हैं हम। लीनियर इक्वेशन आसान है। दूसरा तो क्योंकि लीनियर इक्वेशन में 3-3 4-4 मेथड, अगर वो भी नहीं बना तो ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन दिया ही रहेगा, पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई करके वो हो जाएगा ये। उसके बाद फिर तुम्हारा दूसरा जो आसान था प्रोबेबिलिटी, उसके बाद एपी आसान था, तो एपी तो हटा ही दिया सेमेस्टर से, अब ये आसान है। पोलिनोमियल उसके बाद आसान है, और सबसे लास्ट में आएगा ट्रायंगल तुम्हारा, क्योंकि उसमें समय बहुत ज्यादा लग जा रहा है, 15 क्लास में मात्र 6 नंबर का पर है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोगों को भारी लगता है, लेकिन है आसान अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो ऑप्शन देगा ही, कोई ना कोई ऑप्शन देगा, तो पुट करके बना लेंगे हम लोग, उसके लिए उसका भी टेंशन नहीं लो। मैथ्स में अच्छा जाएगा एग्जाम, बस ध्यान देना है तुम लोग को। चलो फाइनली शुरू करते हैं जो यहाँ पढ़ना है।
तो अगर हम एक नंबर दे जैसे कि 343 और बोले कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कर सकते हो? आता है? ठीक है तो करो, हम भी करते हैं साथ में क्योंकि समय भी यूटिलाइज करना है ना। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि हमको यहाँ कौन सा फैक्टराइजेशन करना है? प्राइम, यानी कि इस साइड जो भी नंबर होना चाहिए वो कौन सा नंबर होना चाहिए? प्राइम ही होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ 4 नहीं ले सकते हैं। अगर 4 लेने का पॉसिबिलिटी बनता है तो पहले 2 लेंगे फिर से 2 लेंगे, 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको इधर कौन सा नंबर चाहिए? और 4 प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है ना। तो शुरू करें, मन में जोड़ते हैं, पहले प्रोसेस यही है। वैसे तो इसका आंसर तुम लोग को भी पता होगा शायद, या अगर नहीं पता होगा तो 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद पता चल जाएगा तुमको, लेकिन प्रोसेस जो है वो फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे मन में, यहाँ लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इवन नंबर है ही नहीं तो 2 से तो कटेगा ही नहीं, पहले तो 2 कैंसल। अब 3 से करने के लिए तुमको पता है कि सबको जोड़ने के बाद अगर 3 से कटता है तो वो 3 से कटेगा, तो सबको जोड़ो। 4 3 7 और 3 10, 10 3 से कटता है क्या? मतलब कि 3 भी खत्म। अब जब 2 से नहीं कटा तो 4 से कटेगा क्या? आखिरी में 5 या 0 नहीं है तो 5 से कटेगा क्या? जब 2 से नहीं कटा तो 6 से कटेगा क्या? तो अब किसकी बारी है? हाँ 7 की, मतलब वही 7 की। तो 7 से कटेगा या नहीं कटेगा उसका रूल जब तक तुम करोगे, रूल तो उसका भी है, लेकिन जितना उसको करोगे उतना देर में तो इसको मन में करके आंसर बता दोगे। तुम करो, मन में ही करना है, पहले भी लिख नहीं रहे हैं। वैसे तो हमको पता है कि 7 से कट जाएगा, लेकिन फिर भी पहले मन में करो। 7 से 28 कटेगा 4 बार में, 6 बचेगा। 34 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, और 6 और यहाँ से बचा 3, तो 63, यानी कि 63 7 से कटता है या नहीं कटता है? 9 टाइम्स में 9 7 63, यानी कि यहाँ 7 हम लिख देते हैं। 7 से कितना वाले कट रहा है? पहले कितना आया था? 4 और फिर 9। अब ये तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि 7 से कटता है, कितना बार में? और फिर हम 7 से काटेंगे तो क्या आएगा? तब तक काटना है जब तक कि नीचे क्या ना आ जाए? 1। और इधर कौन सा नंबर होना चाहिए? ठीक है, ये 2 बात। हालांकि पढ़ना तो बहुत पहले से था और शायद पता भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको एक्चुअली टीचर है तो सब कुछ बताना होगा ना। ठीक है, तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं? 343 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब एक और नंबर लेते हैं, ठीक है 512। इसका तुम लोग करो, वैसे तो ये काफी लंबा जाएगा लेकिन करो फिर भी। तब तक हम भी करते हैं, तुम भी करो अपना, इधर मत देखना कोई। 512 को करेंगे। अच्छा तुम लोग अपना कर रहा है ना, ठीक ठीक करो, शांत है हम। अरे पेज फाड़ना नहीं है। हाँ देखते हैं, वैसे सही है। कंप्यूटर में पढ़ा है 2 के पावर 10 इज इक्वल टू 1K होता है, मतलब किलो बाइट 1 गीगाबाइट, ऐसे पढ़ा है ना। जब हमको कन्वर्ट करना होता है तो 10 मतलब कि पावर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात पता है कि नहीं पता है तुमको? नहीं पता है? शाबाश। ठीक है, तो वो अलग बात है, वो किसी और दिन। पहले देखो यहाँ पे, अब 512 को तुम क्या लिखे? 2 इंटू 2 इंटू 2, उतना छोड़ो, कितना बार है ये बताओ? 1 2 3 4 5 9 बार। वाह क्या राइमिंग है, 9 बार। अरे 9 टाइम्स बोलो या 9 बार बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम इसको 9 उतना कौन लिखने जाएगा, क्या कर देते हैं इसको 2 के पावर 9 कर देते हैं। और यहाँ पे भी इसको हम 7 इंटू 7 नहीं के लिए क्या लिख सकते थे? ठीक है, तो ये तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन है जो तुम लोग बचपन से निकालते आया है। अब इतना आसान है, आसानी है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर इतना ही पूछना रहता तो 10th में क्यों पढ़ रहे होते? कुछ और बात है, इसलिए हम 10th में पढ़ रहे हैं। और वो बात ये है जो तुम लोग को वो भी शायद पहले से पता होगा कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन किसी 2 टर्म का कर ले तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं और उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये भी पता होगा। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो पहले कॉमन आया, सॉरी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का बोल दिए थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग को लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है ना, तो सबसे पहले जो कॉमन आया उसको छांट लेना है, उसके बाद जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये किसका था? एलसीएम वाले का। और एचसीएफ में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि उसमें जो सिर्फ कॉमन आएगा सिर्फ उससे मतलब है, क्योंकि हमको सिर्फ फैक्टर से मतलब है वहां पे। लेकिन मल्टीपल में क्या था? हमको मल्टीपल से मतलब था। खैर अभी एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद देखते हैं।
तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है वो बोल सकता है। मन में कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलो हम ही देते हैं। 576 और 676 दो नंबर है, इसका एलसीएम निकालना है इसी मेथड से और एचसीएफ भी निकालना है इसी मेथड से। कोशिश करो, तब तक हम भी इधर करते हैं। हालांकि वहाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करो या डायरेक्ट मन लगा के करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्रोसीजर सीख रहे हैं तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करके बताना होगा। अब देखो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? जल्दी जल्दी बोलेगा। अच्छा अपना बना रहा है, ठीक बनाओ, हम इधर करते हैं। फिर 2 से करेंगे तो 144, फिर 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, फिर 2 से करेंगे तो 2 से होगा ही नहीं, अब 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी कि ऐसा कुछ आया। अब इसको भी कर ही लेते हैं लगे हाथ, तो इसको 2 से करेंगे तो आएगा 3 3 8, सही है। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 1 6 और 9। अब 169 किससे कटता है पता है किसी को? उसके पहले कोई नंबर से? 13 से तो कटेगा, ये तो तुमको शायद पता होगा, लेकिन और किसी से कट के कटता है नहीं, ये चेक किया या डायरेक्ट तुमको रटा हुआ था बता दिया? 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा तो 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 14 सब ऐसे ही कट गया। तो मतलब हमको चेक करना है 5 से, तो 5 से कटेगा नहीं। 7 से मन में किए तो नहीं कटा, हालांकि करके देख लो, 7 दूना 14, 2 और 9 29 नहीं ना आता है 7 के टेबल में। 3 से नहीं कटा था तो 9 से कटेगा क्या? 2 से नहीं कटा था तो 10 से कटेगा क्या? 11 से देख लेते हैं, 11 नहीं कटेगा, ठीक है। 12 से, जब 2 ही से नहीं कटा तो 12 से नहीं कटेगा, तो अब राइट कहाँ से काटना है हमको? 13 से काट के देखो, तो 13 से काटोगे तो 3 आएगा यहाँ पे और 3 9, यानी कि 39, तो 13 से 3 बार में कट जाता है, यानी कि फाइनली ये 13 से कितना बार में कट गया? 13 बार में। तो फिर 13 लेंगे तो अब नीचे क्या आएगा? 1। फाइनल है ये। अब हमको इसको लिखना कैसे है? लिखना है इसको अरेंज्ड वे में। सबसे पहले इसको लिखो 576 को 2 के पावर 2, दो दो के पेयर में बांट रहे हैं, ठीक ना, दो दो के पेयर में बांट रहे हैं। फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 2, फिर 3 के पावर 2, ठीक है, सही है। इसमें लिखो 676 में 2 के पावर 2 इंटू 13 के पावर 2। अब देखो एलसीएम अगर हम लोग को निकालना होता है तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है वो तो लेते ही हैं। जैसे ये दोनों कॉमन है तो इस दोनों को एक बार लेंगे या 2 बार लेंगे? एक ही बार काउंट करेंगे, यानी कि इस दोनों के बदले सिर्फ 2 के पावर 2 लिखेंगे, लेकिन इसके बाद जितना बच गया सबको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 के पावर 2 को भी, इस 2 के पावर 2 को भी, इस 3 के पावर 2 को भी और इस 13 के पावर 2 को भी। ये पूरा मिलाकर किसके बराबर होगा? एलसीएम के बराबर होगा। ये तो काफी लंबा हो जाएगा, वो प्रोसेस तुम लोग सीखो, कैलकुलेट कर लेना अपना, ठीक है। लेकिन जब एचसीएफ का बात करेंगे तो एचसीएफ सिर्फ वो होता है जो कॉमन आता है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ यही आया है ना, तो एचसीएफ क्या होगा तुम्हारा? सिर्फ 2 के पावर 2, यानी कि 4, सही है। अब देखो, अब इस सब के बाद एक इसी से एक लाइंस बनाया या कोई एक फार्मूला बनाया या कोई एक अरेंज किया तो पता चला, और वो पता ये चला कि, ध्यान देना ये जरूरी लाइन है, मतलब एक्चुअली यही फार्मूला है इस चैप्टर का, कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही के बराबर आता है जितना दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते तो आता, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसको लिख लो, यही मेन फार्मूला है और यही एक्चुअली इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे। क्या है फार्मूला? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि अगर हम 576 और 676 को मल्टीप्लाई करते, यानी कि 576 और 676 को मल्टीप्लाई करते और एलसीएम निकालना तुमको भारी पड़ रहा था ना यहाँ पे, लेकिन एचसीएफ तो निकाल लिए थे, कितना निकाले थे? 4, तो एलसीएम यहाँ से भी निकल जाता है। एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम इज इक्वल टू 576 इंटू 676 डिवाइडेड बाई 4। इससे अपना जो कटता सो कटता और जो आता सो आता, ठीक है ना। तो हाँ, कितना आया है? 973, मिला लेना बाकी लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला फार्मूला हो गया। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अभी जो हम लोग फार्मूला देखे उस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं, एक ही, एक्चुअली एक ही है, बाकी ये दोनों अलग अलग वेरायटी है। कल भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना वेरायटी पॉसिबल था वो देखे थे।
आज भी इस चैप्टर में जितना वैरायटी पॉसिबल है वो देख रहे हैं एक एक करके। तो अभी बस एक ही फार्मूला पढ़े हैं, और वो फार्मूला क्या पढ़े हैं, पहले इधर साइड में लिखते हैं। क्या पढ़े हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही पढ़े ना। टू में टी डब्ल्यू ही लिख लेते हैं तो कुछ बच्चा को उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर भी दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला लगाना है ना हम लोग को आराम से। तो इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि याद हो जाए, इसलिए बार बार लिख रहे हैं। तुम लोग भी सुनेगा बार बार तो याद हो जाएगा। एलसीएम हम लोग को निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। एक नंबर कौन सा दिया हुआ है 306, और दूसरा कौन सा दिया हुआ है 657। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657। इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 से कोई कट रहा है ये वाला कट रहा है ना, 6 और 3 9 कट जाएगा। तो 9 3 27, 3 4 9 36, यानी कि अब हमको फाइनली किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 34 को करना है 657 से। कोई किया है तो बताओ। 2 2 ठीक है ओके ओके सुन लिए सब बोलेगा तो भी वही बोलेगा, हम समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अलग वेराइटी का है, मतलब कि ये अभी जो पढ़े हैं तो उसी पे बेस्ड, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका और लैंग्वेज इसमें बदलना होगा। हालांकि एग्जाम में क्योंकि ऑब्जेक्टिव होगा तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि लिख करके बताइए, लेकिन ऑप्शन में दे सकता है। ऑप्शन में कैसे पूछेगा वो देखो, सबसे पहले इसका आंसर देखो, उसके बाद कैसे पूछेगा वो बताएंगे। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि 6 का पावर n, यानी कि 6 के पावर 1 रख लो या 2 रख लो या 3 रख लो, यानी कि 6 का पावर हम बदलते जाएं तो कभी तुमको ऐसा लगता है कि आखिरी में 0 आएगा। पहले मन से सोचो, बाद में लिखने का प्रयास करेंगे। 6 का पावर 1 6 होता है, 6 का पावर 2 36 होता है, 6 का पावर 3 216 होता है, और आगे अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो तुमको लगता है कभी कि 0 पे खत्म होगा। सब में एक कॉमन पैटर्न आ रहा है कि आखिरी में 6 ही आ रहा है, तुम नोटिस किया। 6 36 216, फिर आगे करेंगे तो फिर 6 इंटू 6 फिर 6 ही आएगा। तो यानी कि ये कभी भी 0 पे तो खत्म नहीं होने वाला, ये हम समझ गए। ये बात तुमको पता है, ये बात मेरे को पता है, ये बात इसको तो नहीं पता है ना, तो इसको तो बताना पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए क्या करना होगा हम लोग को मैथमेटिकल कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम ये तो नहीं लिखेंगे कि हम मन में सोच लिए, नहीं है तो बात खत्म, ये तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। 6 को हम 2 इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं ना। अब इसको हम अलग अलग करें तो 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं, या किसी को कोई डाउट है। जब इधर मल्टीप्लाई और दोनों में कॉमन पावर है तो दोनों अलग अलग लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n हम लिख सकते हैं। अब अगर हमको 0 से खत्म करना है तो कौन कौन सा दो नंबर मिलके 0 होता है, 2 में क्या चीज मिलाएंगे तो 0 होगा 5। यहाँ 5 कहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये 0 पे खत्म नहीं होगा। अब हमको प्रॉपर लिखने का तरीका पता चल गया। अब हम ये लिख सकते हैं सिंस, मतलब चूंकि, क्योंकि 0 exists when there is 5, यानी कि जहां 5 है वहीं पे 0 आने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ज्यादा क्या, वही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 5 कहीं आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब here there is no terms of 5 और its multiple, ना 5 है ना उसका मल्टीपल है कोई है, यानी कि 15 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, ना 5 है ना 5 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब कि hence दिस नंबर, कौन सा नंबर 6 के पावर n कैंट बी इंड विथ द डिजिट 0। खत्म हो गया। वैसे चाहो तो एक लाइन में भी बना सकते हो, डायरेक्ट लिख दो कि इसमें 5 को हम खोज नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि 5 नहीं है तो 10 नहीं है, 10 नहीं है तो आखिरी में 0 नहीं आएगा। एक लाइन में भी लिख सकते थे, लेकिन हम क्योंकि पूरा डिटेल में बताया था तो 3 लाइन लिख दिए हैं। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर होता क्या है ये बताओ। दूसरा टर्म में क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ये देखो
वैसे तो आंसर बोलने का दो तरीका होता है, अभी जो सृष्टि बोली वो एक तरीका था, हमको दूसरा तरीका वाला सुनना है। पहला तरीका क्या बोली? पहला बोली कि जो खुद से और वन के अलावा भी किसी से कटे उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ये सही है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से बोलना चाह रहे हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर जिसका फैक्टर अवेलेबल हो वो भी कंपोजिट नंबर होगा। सोच के देखो, 16 का फैक्टर है ना, तो 16 कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? लेकिन 5 का 1 और 5 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है, तो इसका मतलब 5 कोई कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो यानी कि खुद और 5 के अलावा फैक्टर कोई और होना चाहिए। ठीक है, पक्का? ठीक है। अब अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ 13 को कॉमन ले सकते हैं दोनों में, यानी कि तीसरा नंबर आ गया जो जिससे दोनों डिविजिबल है। 13 दोनों में है तो इसका मतलब कॉमन लेंगे तो कुछ ना कुछ तो दो टर्म में आएगा ना। अगर नहीं आया तुमको समझ में आया तो हम लिख के ही बता देंगे। चलो लिख के ही बता देते हैं। देखो, अगर हम यहाँ से 13 कॉमन लिए, ठीक है, हर बार तुमको वहां लिख के बताने की जरूरत नहीं होगा, वहां तुमको डायरेक्ट लिखना है, हम तुमको बस समझा रहे हैं लिख करके। यहाँ से 13 कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो लिए तो यहाँ 7 इंटू 11 बचा। यहाँ से 13 में से 13 ले लेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। शाबाश। तो ये कितना हो जाएगा? 13 और ये 77 प्लस 1, फाइनली ये कितना आया? 13 इंटू 78 आया ना। अब बताओ, ये पूरा नंबर का दो तो ऐसे ही फैक्टर हमको दिख रहा है, एक 13 दूसरा 78, और दो पहले से अंडरस्टूड है, एक 1 और एक ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो। तो इसका टोटल कितना फैक्टर तुमको ऐसे ही दिख रहा है? खुले आंख से, खुले आंख से 4 दिख रहा है तुमको। दो तो यहाँ मल्टीपल के टर्म में लिखा हुआ है, एक 1 तो ऑलरेडी होगा और चौथा कौन सा? जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी कि 4 इसका क्या हो गया? फैक्टर। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है? है ना। और भी आ सकता है, जैसे 78 भी 2 से कटेगा, हो सकता है 13 से भी कटे, 6 से भी कटे। तो ये तो खैर बाद की बात है, ये तो हम वो तो अंदर की बात है। लेकिन हमको जो डायरेक्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 13 इंटू 78 यानी कि 13 इंटू 78 जो है वो ऑलरेडी दो फैक्टर उसका है, उसके अलावा दो और होता ही है। कौन सा? खुद और 1, तो 4 हो गया ना इसका। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। 5 ही है ना कॉमन, तो उस हिसाब से ये भी कौन सा नंबर होगा? कॉमन आया, इसका मतलब कि एक तो मेरा फैक्टर बढ़ ही जाएगा और दो तो ऑलरेडी होता ही है ना, एक तो 1 और एक खुद तो होता ही है, और इसका कॉमन आ रहा है, इसका मतलब कि एक फैक्टर और बढ़ने वाला है। करके एक बार और देख लो तुम। यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सॉरी, प्लस 1, यही आएगा ना। अब ये सबको इंटू करो, उसमें 1 जोड़ो, तो मान लो कि 1000 है, मान लो 1000 है, ठीक है। तो दो फैक्टर तो ऐसे ही हो गया और दो तुमको पहले से पता है, तो टोटल यहाँ पे भी कितना फैक्टर हो गया? 4 जो दिख रहा है। वैसे अंदर तो और भी हो सकता है, तो ये भी कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट। तो अब लिखना इसको ऐसे नहीं है, लेकिन इतना डिटेल में और इतना करके बताना नहीं है तुमको। और इतना करके बताना होता तो तुमसे डायरेक्ट पूछ लेता ना, कि नंबर दे देता और पूछ लेता, तुम फैक्टराइज करके ही बता देते कि कट रहा है तो फिर है। लेकिन ऐसे नहीं करना है हमको। करना क्या है, हमको लिखना है यहाँ पे कि इस नंबर में हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 13। और इस नंबर में क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब कि ये जो कॉमन ले पा रहे हैं तभी हम ले पा रहे हैं जब इसका वो फैक्टर होगा आगे चल करके, और दो तो ऑलरेडी पहले से फिक्स रहता है। तो एक यहाँ से कॉमन लेके फैक्टर निकाल रहे हैं और दो पहले से फिक्स है, तो टोटल कितना? कम से कम इसका यहीं से दिख गया हमको 3, इसका भी कितना दिख गया? कम से कम। और जिस नंबर का अपने और 1 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर हो तो वो कौन सा नंबर होता है? तो इसका मतलब ये दोनों कौन सा नंबर है? ठीक है। अब एक बार सुनो, लास्ट बार लिखाएंगे नहीं इसका लैंग्वेज, सुन लो बस। यहां से अगर हम कॉमन लेंगे 13 को तो ये मल्टीपल के फॉर्म में आएगा ना, जैसा अभी आया था। अभी देखा 2 नंबर आया ना मल्टीपल के फॉर्म में। तो मतलब कि हमको ये पूरा नंबर का दो फैक्टर तो ऑलरेडी से पता है, यानी कि 1 से तो ये पूरा कटेगा ही, और सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा उससे तो कटेगा, यानी कि 2 तो ऑलरेडी पता ही है, यानी कि इटसेल्फ और 1, ये तो इसका पहले से फैक्टर है। हमको तीसरा बस पता करना था, उसके बाद ये कौन सा नंबर कहलाने लगता है? कंपोजिट। तो बस तीसरा पता करने के लिए हम एक चीज पता कर लिए कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, और जब कॉमन तभी ले सकते हैं जब वो आगे चल करके कटने वाला हो, तभी ना कॉमन ले पा रहे हैं। फैक्टर किसका ले पाते हो? कॉमन किस में से ले सकते हो? 6 में से 2 कॉमन लोगे तो 3 बचता है ना। क्यों ले पा रहे हो कॉमन वहां पे? क्योंकि 2 और 3 उसका फैक्टर है।
वैसे ही यहाँ कॉमन ले पा रहे हैं, ये क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि इसका एक और फैक्टर कहीं ना कहीं है। सिमिलरली यहाँ भी कौन सा कॉमन ले पा रहे हैं? 5 यानी कि 5, तो इसका मतलब इसका भी कोई ना कोई एक और फैक्टर है, तभी कॉमन ले पा रहे हैं, तो 3 फैक्टर हो गया ना। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ये 3 क्वेश्चन हम लोग देखे सिर्फ अरिथमेटिक्स पे, यानी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे थे उसी पे है ये सारा क्वेश्चन। अगर तुम देखो तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही था। 6 को हम कैसा लिखे थे? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 और 3 इसका क्या है? फैक्टराइजेशन ही तो किए थे वहां पे भी। अगर यहाँ 6 के जगह पे 16 रहता तो तुम 2 इंटू 2 इंटू 2 करके लिखते ना, फैक्टराइजेशन ही है इनडायरेक्टली। यहाँ पे भी ये क्या है? फैक्टराइजेशन ही है इनडायरेक्टली। मतलब कुल मिलाकर के अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखे हैं वो सारा अरिथमेटिक पे ही क्वेश्चन था, यानी कि फैक्टराइजेशन पे ही क्वेश्चन था। अब जो एक और हेडिंग लिखे थे कि हम लोग को डेसिमल को बदलना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, या नॉन टर्मिनेटिंग को बदलना है डेसिमल में, या टर्मिनेटिंग जो भी है, ये हम लोग कैसे करेंगे और क्या करना होगा ये अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का उससे आसान है, मतलब पीछे वाले से ये वाला टॉपिक हमको आसान लगता है। वैसे तो इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है एग्जाम में, लेकिन पर्सनली हमको आसान लगता है क्योंकि इसमें बस एक ही काम करना है। तुमको जहां भी कोई भी नंबर दिखे, तुमको बस उसको कन्वर्ट करना है 2 इंटू 5 के फॉर्म में। अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो नॉट पॉसिबल लिख के आगे भाग जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुमसे पूछे कि 1/2 को हम टर्मिनेटिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 2 नहीं है यहाँ, हम क्या बोले? 2 और 5 और बोले थे, और 2 है यहाँ पहले से। सुनो यहाँ ध्यान से, अरे एक ही लाइन का क्वेश्चन है और एक ही लाइन में आंसर भी हो जाएगा और सब खत्म भी हो जाएगा। पता चला कि तुम आँख खोला तब तक एक टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। इसलिए देख लो एक ही लाइन का है। तो हम इसमें 2 पहले से है, 5 दे सकते हैं। तो अगर हम नीचे 5 देंगे तो ऊपर भी क्या देना होगा? 5 देना होगा। तो ये फाइनली नंबर क्या होगा? 5/10। और 5/10 को डेसिमल में बदलना शायद आता होगा तुमको। क्या लिखेंगे अभी आंसर? 0.5 बन गया ना। यानी कि अब कोई भी नंबर तुमको दिखे तो तुमको बस ये करना है कि 2 और 5 के फॉर्म में बदलने की कोशिश करना। अगर 5 नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जैसे एक नंबर है, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 256, बताओ। एलसीएम लेंगे ना लेंगे वो बात की बात है, पहले ही बताओ कि बदल सकते हैं या नहीं। अच्छा पहले तो ये बताओ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पहले तो यही बताओ हमको। कट रहा है ना, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? 4 से डायरेक्ट नहीं काट सकते। ठीक है चलो तुम्हारा ही मर्जी। 2 से काटे तो 2 से ये काटे तो ये कितना आया? 128। फिर 2 से काटे तो कितना आया? यानी कि ये फाइनली 1/64 आया। ओके, अब देखो इसमें ही प्राइम फैक्टराइजेशन इनबिल्ट है, मतलब छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है लेकिन है। ठीक ना? तो 64 का हम लोग मन में कर लेगा। 2, 4, 8, 16, 32, 64 कितना है? 2 के पावर 6 ना। अभी तो किए 2, 4, 8, 16, 32, 64, 6 आया ना। यानी कि 64 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 है ना यहाँ पहले से। हमको सिर्फ इसका कमी है, लेकिन समस्या ये है कि एक 5 देंगे तो एक ही बार 10 आएगा। हमको कितना बार 10 लाना है? 6 बार। यानी कि हमको 5 का पावर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऊपर भी करना होगा ना। तो ऊपर भी 5 के पावर 6, यानी कि ये आ जाएगा 5 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 6। 10 आएगा ना। 5 इंटू 2 10 और 10 के पावर 6। तो अब 5 के पावर 6 तुमको निकालना। यहाँ पे हम लोग अब 5 के पावर 6 आया। अब 5 के पावर 6 को हम 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। यानी 125 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 6, ये कितना आएगा? 15,625। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 के पावर 6 यानी कितना? 0। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिजिट 5 है शायद कि 6 है? 5 है, यानी कि एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ना हम लोग को। ये करने आता है या ये भी 10th में सिखाना पड़ेगा? आता है ना। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब वो समझ गया ना, कोई भी नंबर में क्या करना है हम लोग को। अगर 2 का पावर है तो हमको 5 का पावर खोजना है। यहाँ नहीं था तो देंगे, अगर नीचे देंगे तो फिर ऊपर भी देंगे, देना पड़ेगा। और ऐसे करके फिर हम लोग डिवाइड करके उसको कन्वर्ट कर लिया। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करते जाए खत्म ही ना हो। ये खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा कि फलाना नंबर को आप कन्वर्ट करिए टर्मिनेटिंग में, या कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यस, नो, कैंट बी पॉसिबल,
और डी में नन, कुछ भी दे सकता है। तो ये हो गया। अब एक और वैरायटी है इसमें जिसमें कहता है, कहाँ है, हाँ, एक और वैरायटी है जिसमें कहता है कि इर्रेशनल नंबर पहचानिए। तो इर्रेशनल नंबर पहचानने के लिए तुमको, अब क्योंकि प्रूफ करने के लिए देगा नहीं, मतलब कि अब ये नहीं कहने वाला है तुमको कि 2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट, ये नहीं ना कहेगा। तो जब ये नहीं कहेगा तो हम लोग जो लॉन्ग मेथड था उसको भूल जाओ, उसको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस तरीका पढ़ेंगे। अब हम जो सिर्फ शॉर्टकट है वो देखेंगे। तुम बताओ या तुम मत बताओ, हम ही बताते हैं कि इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर ऐड किया जाए तो इरेशनल, इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाया जाए तो इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो कुछ भी हो सकता है ना, वन, वन हो सकता है, सही बात है, वन भी हो सकता है। अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दे तो वन भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई तुमको कहे कि इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल इज श्योर शॉर्ट रेशनल, नो, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम √6 को √2 से डिवाइड करें तो ये कौन सा नंबर आएगा फाइनली, इरेशनल ही आएगा। लेकिन अगर भाई √6 को √6 से डिवाइड करें तब 1, यानी कि रेशनल। यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में श्योर कुछ नहीं है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में श्योर है कि रेशनल नंबर में कुछ जोड़े तो भी रेशनल और रेशनल में से कुछ घटाए तो भी रेशनल। तो ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछेगा कि प्रूव दैट तो पूछेगा नहीं, कहेगा वेदर 2 + √5 इज रेशनल और इरेशनल। ऑप्शन नंबर ए रेशनल, बी इरेशनल, सी कांट बी सेड, डी नन। कौन सा होगा, इरेशनल। समझ गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद और जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि हाँ 0.1234567 421 012 ... कौन सा नंबर है ये, कैसे पता लगा, डॉट से पता लगा। तो उस हिसाब से 0.111 ... हाँ, पहला तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, और दूसरा नॉन रिपीटिंग है, यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो जब खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना करे तो कौन सा नंबर, इरेशनल। लेकिन जब रिपीट कर रहा हो लेकिन खत्म नहीं हो रहा हो तो रेशनल, यानी कि कोई एक ही कंडीशन मैच कर रहा हो दूसरा ना करे मैच तो रेशनल होगा। और इसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिखना सीखे भी हैं क्लास 9th में शायद, हाँ 9th में ही, कि 0.1 का ऐसे रहता था तो हम इसको x मान लेते थे, फिर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करके उसको रेशियो निकालते थे, याद है। तो ये हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये रेशनल हो तभी तो रेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो रिपीटिंग नंबर है तुम्हारा, यानी कि ये, वो कौन सा है, रेशनल। लेकिन जब रिपीट भी ना कर रहा हो और खत्म भी ना हो रहा हो तब कौन सा रेशनल, कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब तुमको ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, रेशियो में कन्वर्ट करने आ गया, HCF × LCM वाला फॉर्मूला आ गया। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला कोई नहीं है बच्चा अब इसमें। ठीक है, चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त, और 6 नंबर तुम लोग को मुबारक हो।